हम लोग पढ़ने वाला है गॉस लॉ। आप लोगों ने जो टॉपिक्स भेजे थे उनमें से जो कॉमन टॉपिक्स है वो है सबसे फर्स्ट गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, और सेकंड है कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और उसके बाद है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इन कैपेसिटर। तो आज हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं गॉस लॉ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि हमें गॉस लॉ पढ़ने से पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में नॉलेज होना काफी जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पहले मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दूं, उसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कराऊं, फिर हम लोग गॉस लॉ पर स्विच करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आप लोग ऑलरेडी सभी जानते हो। तो हेडिंग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसा कि आप सभी जानते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली, यानी कि किसी भी एरिया से परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास हो रही है उसी का मेजरमेंट क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप इसे दूसरी वे में भी समझ सकते हो कि अगर किसी भी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसका मतलब है कि वहां से कुछ एनर्जी पास हो रही है। तो किसी भी सरफेस से एनर्जी का पास होना उसे भी हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। आप लोग इस चीज के बारे में ऑलरेडी जानते हो, बट हमारे जो 12th के जो चैप्टर के अकॉर्डिंग हम जो डेफिनेशन बोलते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि किसी भी सरफेस से पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस सरफेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। जैसे कि आप इसे समझ सकते हो, मानते हैं हमारे पास एक ये रजिस्टर है, ये एक सरफेस है। इस सरफेस से अगर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होगी उसी का मेजरमेंट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। अब आपको मैं थोड़ा और समझाना चाहता हूं। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रहा था, अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज कर दूं, डेट में से कुछ एंगल पे इंक्लाइन कर देता हूं, तो इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी कि इसका जो मेजरमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर्स का, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि अगर जब मैं ऐसे एकदम स्ट्रेट पास कर रहा था कुछ अलग फील्ड लाइंस पास होगी, अगर मैं किसी एंगल पे पास करूंगा तो कुछ अलग फील्ड लाइंस पास होगी। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है या जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे पास हो रहा है एरिया से, वो कितने एंगल पर उससे पास होता है या कितना एंगल उसके एरिया के साथ बनाता है। इस चीज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो बेसिकली फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जैसा कि मैंने आप लोगों को भी समझाया भी सही, ये किस किस पे डिपेंड करता है फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है उस पर, सेकंड जिस एरिया से पास हो रहा है उस एरिया पर। तो अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे एरिया के बारे में कुछ पता होना चाहिए। एरिया कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उस एरिया की डायरेक्शन कैसे होती है, तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। डायरेक्शन ऑफ एरिया, डायरेक्शन ऑफ एरिया, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट बात करते हैं, हमारे पास दो टाइप के एरियाज हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है ओपन सरफेस, सेकंड हो सकता है क्लोज सरफेस, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ओपन सरफेस के लिए। फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस, जितनी भी ओपन सरफेस है उनके एरिया की डायरेक्शन हमेशा उनके सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड या इनवर्ड होगी। जैसे कि अगर मान लेते हैं हमने यहां पे एक प्लेट ली कुछ इस तरीके से, ये एक प्लेट है, मान लीजिए ये इसकी लेंथ है ए और ये इसकी विड्थ है बी। अगर हमसे पूछा जाए कि इस एरिया की डायरेक्शन बताओ, तो इस एरिया की डायरेक्शन दोनों पॉसिबल है। या तो हम लोग इसे अपवर्ड बना सकते हैं या फिर हम लोग इसे इसके डाउनवर्ड बना सकते हैं। अब कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो, बस हमें कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है कि जो भी ये एरिया है उस एरिया के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वही उस एरिया की डायरेक्शन होती है। तो हम लोग जब इसका एरिया लिखेंगे तो
तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग क्या जानते हैं, सिंपल लिखना जानते हैं, क्या होगा इसका a इंटू बी। लेकिन अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं y कैप मानता हूं, क्या मानता हूं मैं, y कैप मानता हूं या y डायरेक्शन मानता हूं, तो जो वेक्टर होगा वो जाएगा आपके पास ए बी इंटू, सॉरी ऊपर को जे बोल देते अपन लोग, तो क्या डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ए बी जे कैप। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी माइनस का जे कैप। ये दोनों ही डायरेक्शन सही है इसकी, ये वाली डायरेक्शन भी करेक्ट है और ये वाली डायरेक्शन भी करेक्ट है, बस सिर्फ डिफरेंस इतना है कि आप ये भी ले सकते हो आंसर इससे भी वही आएगा, आप ये भी ले सकते हो आंसर इससे भी वही आएगा। लेकिन अगर किसी न्यूमेरिकल में आप एक बार ये वाली डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हो ऊपर वाली, तो आपको उस कंप्लीट न्यूमेरिकल में ऊपर वाली डायरेक्शन हमेशा क्या मानना होगा, पॉजिटिव। या फिर अगर आप नीचे वाली डायरेक्शन को कंसीडर करते हो तो आपको नीचे वाली डायरेक्शन को हमेशा क्या मानना होगा, नेगेटिव। डेट्स इट, और कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा सपोज कीजिए मैंने एक यहां पे बनाता हूं, मानते एक रिंग ले लेते हैं हम लोग, ये ऐसे। अगर इस रिंग की डायरेक्शन की बात हो तो इस रिंग की डायरेक्शन भी कहां होगी, ऊपर की तरफ, ऐसे। या डिस्क हो सकती है, रिंग बोलो या डिस्क बोलो, इसकी डायरेक्शन भी कहां होगी, इसके एरिया के ऊपर की तरफ। या फिर आप बोल सकते हो एरिया की डायरेक्शन एरिया वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा डाउनवर्ड भी हो सकती है, आप ऐसा ही बोल सकते हो, कोई सी भी डायरेक्शन ले सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ याद क्या रखना है कि जो भी ओपन सरफेस होगा उस ओपन सरफेस में जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो उस एरिया के परपेंडिकुलर अपवर्ड होगी। सेकंड केस आता है हमारे पास, ये ओपन सरफेस के लिए था। सेकंड हम बात करते हैं क्लोज सरफेस के लिए। फॉर क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। क्लोज सरफेस का मतलब हम समझ सकते हैं, या तो हो सकता है वो कोई क्यूब हो सकता है, या फिर वो कोई स्फीयर हो, होलो भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे स्फीयर की बात करते हैं। फर्स्ट मान लेते हैं हमारे पास एक ये होलो स्फीयर, तो इस होलो स्फीयर के लिए जब हम एरिया की डायरेक्शन की बात करेंगे तो एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी और वो हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी कि इसमें जो एरिया की डायरेक्शन लिखेंगे हम लोग वो कुछ ऐसे होगी। और इसको कई बार एन कैप से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये परपेंडिकुलर होती है। अब इसमें भी दो केस पॉसिबल है, या तो आउटवर्ड बाहर परपेंडिकुलर हो सकता है या इनवर्ड अंदर की तरफ परपेंडिकुलर हो सकता है। लेकिन हमेशा जब भी कोई क्लोज सरफेस होगी तो उसमें जो हम डायरेक्शन लेंगे वो हमेशा आउटवर्ड ही लेंगे और सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे। इसी तरीके से सपोज कीजिए कोई क्यूब होता हमारे पास, ये क्यूब है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्यूब भी क्या है, क्लोज सरफेस। तो अगर इसके एरिया की डायरेक्शन की बात करेंगे तो एरिया हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे इस वाली सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या होगा, ये वाली डायरेक्शन होगी। इस वाली सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड क्या होगा, बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं ले सकते हम डायरेक्शन, ठीक है। इस वाली सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये होगा, इस वाली सरफेस के लिए परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये होगा। जबकि ये जो सरफेस बचती है इसके लिए परपेंडिकुलर ऐसे डॉट बनाता हूं, डॉट का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एंड के। और जो पीछे वाली सरफेस है ये वाली, इसके लिए जो डायरेक्शन होगी वो क्रॉस में होगी, क्रॉस का मतलब अंदर की तरफ परपेंडिकुलर। तो आप लोगों को इस फॉर्मूले के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एरिया की रिक्वायरमेंट है। तो एरिया कौन सी क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो आप किसी भी ज्योमेट्री का कैलकुलेट कर सकते हो, और डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, अगर ओपन सरफेस है तो हमेशा परपेंडिकुलर बाहर की तरफ या डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ठीक है। या फिर कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें तो फिक्स है, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी और आउटवर्ड होगी, चाहे कोई सी भी ज्योमेट्री हो क्लोज सरफेस में, ठीक है। अब इसके ऊपर आते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं एक बार। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मेजर करती है
विच इज पास थ्रू परपेंडिकुलर टू सरफेस, जो सरफेस के परपेंडिकुलर पास होता है। इट मेजर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स which pass through perpendicular to surface, जो किसी सरफेस से पास होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है। इसको अगर अपन और ज्यादा सोल्व करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आप लोग जानते हो मॉड ए और कॉस थीटा होता है, ठीक है। यानी कि किसी भी सरफेस से पास होने वाला फ्लक्स तीन चीज पे डिपेंड करता है, थ्री टर्म्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया एंड थर्ड एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। यानी कि जो थीटा है वो किस किस के बीच का एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। अगर आप इन दोनों के बीच का एंगल पता है, इन एरिया की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसके ऊपर अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने वाला है ताकि आप लोगों को कुछ क्लियरिटी आए। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम लोग यहीं पे, देखिए एग्जांपल। देखिएगा मैं इसी टाइप से एक प्लेट लेता हूं, ठीक है। आपसे बोला हुआ है ये ए है और ये बी है, ठीक है। ये बी है और ये है, ये एरिया है और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से पास होता है, ध्यान से समझना, कुछ ऐसे। और आपसे बोला गया है कि ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाता है, दैट मींस यहां से हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है वो है आपके पास 45 डिग्री, सॉरी 45 नहीं, इसे बोलते थे हम लोग 30 डिग्री। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। तो आपसे पूछा गया कि इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, तो ऑब्वियसली बात है, अभी हमने फॉर्मूला सीखा कि फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये पता है। अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं तो ई ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको गिवन है ई नॉट है, उसका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है ई नॉट है और डायरेक्शन आपको गिवन है 30 डिग्री। तो अब जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूला में, तो ई की जगह पर ई नॉट, इसका एरिया कितना है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होगा, अगर हम यहाँ पे एंगल लिखते हैं कॉस 30 डिग्री तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने सीखा कि जो एंगल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है, जबकि ये जो 30 डिग्री एंगल दिया हुआ वो किस किस के बीच का दिया हुआ है, सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो सबसे फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस एरिया का एरिया वेक्टर। तो इसका एरिया वेक्टर हम क्या मान लेते हैं, अपवर्ड मान लेते हैं। ये क्या आ गया हमारे पास, एरिया वेक्टर। अगर ये एरिया वेक्टर आ गया तो हमारे पास इस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये, और ये एंगल कितना हमारे पास 60 डिग्री। तो हमें यहाँ पे 30 ना लिख के क्या लिखना पड़ेगा, इसको हटा के कितना लिखना पड़ेगा यहाँ पे 60 डिग्री। जब हम इसे 60 डिग्री लिखते हैं तो अब हम इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ए नॉट ए बी कॉस 60 होता है हमारे पास 1/2। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आसान है, बस आपको इतना सा पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो हम एंगल लेते हैं वो एंगल एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। आप लोग इसे नोट करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लोगों के पास ऑलरेडी नोट है। तो मैं अभी इन सबको हटा दूं। इसके अलावा और भी कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ताकि जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट समझिएगा आप लोग, मान लेते हैं हमारे पास
एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट इट मींस ये भी ए है और ये भी ए है, ये स्क्वायर प्लेट है और इस स्क्वायर प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है ऐसे। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई नॉट है। तो हमसे पूछा जाता है कि इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा। तो इसमें आसानी से हम आंसर बोल सकते हैं कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा? आप लोग जानते हो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है और इस एरिया की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी। अगर वो आउटवर्ड बाहर की तरफ होगी तो एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, इस इलेक्ट्रिक डायरेक्ट में समझिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास और ये एरिया की डायरेक्शन, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा तो हम जैसे कॉस में 90 पुट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। तो आप लोग इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं इसको कुछ एंगल पे भी बनाना चाहूं तो भी आंसर जीरो है। आप ध्यान से समझिएगा, कुछ इस तरीके से है, वापस से वही है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज कीजिए वो ऐसे जाता है किसी एंगल पे, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है और आपसे पूछा गया इससे पास होने वाला फ्लक्स बताइए। अब भी आंसर क्या होगा, जीरो। यानी कि इससे जो फ्लक्स पास होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, उस चीज को समझिए। अगर आप ध्यान से समझे तो ये सरफेस कैसी है, ऐसे सरफेस है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है। दैट मींस ऐसे आ रही है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से आ रही है, इसमें से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है। और जबकि फ्लक्स क्या होता है, इसमें से पास होने वाली फील्ड लाइंस का मेजरमेंट, और इसमें से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही। जब इसमें से एक भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है तो उसका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इसलिए इसका आंसर क्या है, जीरो। यहां पर भी आपको लॉजिक बोल सकते थे कि एक भी फील्ड लाइन इसमें से पास नहीं हो रही है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि जितनी फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही है उतनी फील्ड लाइंस यहां पे बाहर निकल रही है। ठीक है, इस वाले केस में बोल सकते हो। तो इसमें फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब अगर यहाँ पे आप एंगल से भी बात करोगे तो आप एंगल से भी समझ सकते हो। देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास ऐसे, इस सरफेस का एरिया क्या होगा, बाहर, यानी कि ऑब्वियसली बात है आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री हो जाएगा तो जैसे आप cos में 90 पुट करोगे तो आपका आंसर अब भी जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। अगर आपके पास इस टाइप से कोई एरिया वाली वैल्यूज आती है, बस आपको दिमाग में क्या रिमाइंड रखना है कि जो फील्ड लाइंस है वो उस एरिया से पास होती है या नहीं होती। अगर उसको सरफेस के अलोंग चली जाती है, सरफेस के अलोंग, तो वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा, उसकी वैल्यू जीरो होगी। ये जरूरी है कि वो फील्ड लाइंस उस सरफेस के अंदर एंटर करे, यानी कि उसमें से पास हो। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसे हटाओ। देखिए मैं आप लोगों को कुछ और न्यूमेरिकल्स इसमें एक्सप्लेन करता हूं। अभी मैंने आपको सिंपल बेसिक वाले फॉर्मूले से बताया। अब मैं आपको वो न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वेरिएशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ वेरिएशन है कुछ इस तरीके से। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर और हमें गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, और कोई एरिया वेक्टर हमें गिवन है। आप ऐसे मान सकते हो, जैसे सपोज कीजिए हमसे बोला हुआ है ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, यहां पे एक एरिया बना हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और आपसे बोला हुआ है कि ये a है और ये b है, ये एरिया है और बाहर की तरफ z डायरेक्शन है। आपसे बोला गया कि आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है और ये एरिया गिवन है। आपसे पूछा गया है कि इस एरिया से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। तो आप इसे ध्यान से समझिएगा। ये एरिया है, अगर मैं इस एरिया की डायरेक्शन लिखूं तो इस एरिया की डायरेक्शन कहां आएगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ, इस तरफ ऐसे। इस एरिया की डायरेक्शन कहां आएगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, a इंटू बी। तो सबसे फर्स्ट तो मुझे इस एरिया की डायरेक्शन और उसकी वैल्यू पता चल गई। क्यों लिया, क्योंकि हमने आउटवर्ड डायरेक्शन को z एक्सिस कंसीडर किया है।
अगर हमें ये पता है तो हमसे क्या पूछा गया है, फ्लक्स पूछा गया है। तो फ्लक्स क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ई वेक्टर हमें गिवन है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डॉट एरिया कितना है हमारे पास, ए बी इंटू के कैप। अब आप लोग जानते होंगे कि डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ सेम वैल्यू वाले सेम कोई मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाती है, जीरो। तो जब मैं सेम को डेट मींस के को के से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आंसर आएगा हमारे पास फ्लक्स का वो आ जाएगा 3ab। और अगर हमसे इसकी यूनिट पूछी जाए तो जो फ्लक्स की यूनिट होती है, आप फॉर्मूला देख सकते हो, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो आप इसकी यूनिट बोल सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, आप लोग इतना भी जानते हो कि इसके बारे में कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी पता है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। इसी न्यूमेरिकल्स में आपसे एक और चीज पूछी जा सकती है, पार्ट 1 मान लेते हैं, इसी का पार्ट 2 मान लेते हैं। यही एरिया है। फर्स्ट केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इतना गिवन था, ये न्यूमेरिकल मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है। तो दूसरे वाले केस में हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है वो गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स के कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन है तो आप ध्यान से समझना, मैं इसे रफ कर देता हूं। ठीक है, अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, आपको वापस से बोला एरिया यही है, इस एरिया से अब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, तो आपको ध्यान से समझना है। पहले यहां पर हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था वो कांस्टेंट था, क्योंकि ये भी फिक्स, ये भी फिक्स और ये भी फिक्स, तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या थी, फिक्स थी। लेकिन इस वाले केस में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस एक्स के, यानी कि इसमें तीनों टर्म्स क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल है डेट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी कर रहा है। अब किस तरीके से वेरी कर रहा है उसकी बात करते हैं। तो अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया की डायरेक्शन कौन सी है, के कैप, यानी कि बाहर की तरफ। ठीक है, अब अगर एरिया की डायरेक्शन के कैप है तो हमें पता है जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सी वाली टर्म काम में आने वाली है हमारे, सिर्फ और सिर्फ के वाली। तो जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ और सिर्फ हमें कौन सा कंपोनेंट देखना है, के वाला। कौन सा वाला कंपोनेंट कंसीडर करना है, के वाला। अब के वाले कंपोनेंट में देखो, के वाले कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से वेरी करता है, तो के वाले कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के अकॉर्डिंग वेरी करता है। एक्स के अकॉर्डिंग वेरी करने का मतलब है कि अगर हम इस ओरिजिन से इस तरफ चलते हैं, एक्स डायरेक्शन में चलते हैं, तो जो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ता जाता है, यानी कि बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये है, एक्स का मतलब चलना किधर है, एक्स डायरेक्शन में, के का मतलब कौन सी है, बाहर वाले डायरेक्शन, यानी कि ऐसे। अब आप दो चीजें एक साथ हो रही है यहाँ पे, इस एक्स का मतलब है ऐसे चलना है, इस के का मतलब है बाहर की तरफ। तो अगर मैं जब इस एक्सिस पे ऐसे चलता हूं, एक्स एक्सिस पर ऐसे चलता हूं, तो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। क्यों, क्योंकि कौन सी डायरेक्शन गिवन है हमें, के वाली डायरेक्शन। तो यानी कि यहां से यहां पर चलने पर बाहर की तरफ निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि इधर से इधर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, और जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। हमें क्या कंसीडर करना होगा, एक स्मॉल एलिमेंट। अब जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा होगा उस तरफ हमें क्या मानना होगा, एक स्मॉल एलिमेंट, ताकि उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक एलिमेंट कंसीडर किया। इसी को मैं यहां पर रीड्रॉ कर देता हूं। कुछ इस तरीके से ये हमें गिवन है। अब मैं जो एलिमेंट कंसीडर करूंगा वो इस तरफ चलने पर कंसीडर करूंगा। इस तरफ चलने पर एक्स पे चल के इस तरफ पूरा निकलने वाला, क्योंकि यहां से लेके यहां तक हर जगह पे एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, तो उस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सेम। तो हम जो यहाँ पे एलिमेंट कंसीडर करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहां से ये जो एलिमेंट है वो x डिस्टेंस पर है और इसकी थिकनेस dx है, और इसकी जो विड्थ होगी वो तो b के बराबर ही होगी। आप लोग समझ सकते हो कितनी होगी, b के बराबर।
तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है, इस छोटे से एलिमेंट के लिए जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, एरिया की बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ होगी तो इस छोटे से एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स लिखेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो फ्लक्स हम लिखते हैं वो क्या लिखेंगे हम, ई वेक्टर इनटू इस छोटे से एलिमेंट का एरिया, डीए वेक्टर। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है हमें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स के कैप, और इस छोटे से एलिमेंट का एरिया क्या होगा, बी इंटू डी एक्स, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, के कैप। ये डी फाई इस छोटे से एलिमेंट की। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में सेम को सेम से मल्टीप्लाई होता है, बाकी सब जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, ये बचे। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बी एक्स इंटू डी एक्स। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे इस टोटल एरिया से मिल जाएगा, तो टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा हमारे पास डी फाई इज इक्वल टू बी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटू एक्स डी एक्स। क्या ये बात समझ में आती है सभी को। तो डी फाई की वैल्यू हम लिखते हैं फाइनाइट जो भी होगा बी, लिमिट कहां से कहां तक जा रही है एक्स की, 0 टू a, तो इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू a। क्या ये बात समझते हो। तो जब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या लिखते हैं हम लोग, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 1/2 बी ए स्क्वायर। तो आपके पास ये क्या आ गया, फ्लक्स आ गया, बी की जगह पर बी ए स्क्वायर बाई 2। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। एक और बताता हूं मैं इसी में थर्ड, ताकि आप लोगों को पूरी क्लियरिटी आ जाए। इसी में एक और कॉन्सेप्ट दिया जा सकता है, इसी का थर्ड पार्ट बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, एक्स वाई के कैप। वापस से यही एरिया आपको गिवन है, आपसे बोला गया अगर इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो इस एरिया से कितना फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात की जा रही है। तो ध्यान से समझो, वापस से वही चीज मैंने जैसा इसमें समझाया था, वापस से इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूजफुल है, के वाला। क्यों यूजफुल है, क्योंकि एरिया की जो डायरेक्शन वो भी किस डायरेक्शन में, के की डायरेक्शन में है। तो हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट यूजफुल है। तो अब ये कंपोनेंट यूजफुल है तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसमें किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, ठीक है। एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है तो उसके बारे में आप समझिए कैसे वेरी कर रहा है, ध्यान से समझना। के डायरेक्शन तो है सही, के कैप तो है सही। पहले क्या हो रहा था, एक्स डायरेक्शन में वेरी कर रहा था, यानी कि जब मैं एक्स में ऐसे चल रहा था तो बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा था, ऊपर जाने में कुछ भी नहीं हो रहा था। अब क्या होगा, एक्स वाई दोनों में चेंज हो रहा है, यानी कि या तो मैं एक्स में चलूं या फिर मैं वाई में चलूं, एक्स में चलूं या वाई में चलूं, दोनों में से किसी भी डायरेक्शन में जाने पर बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है, एक्स में चलो या फिर आप वाई में चलो। एक्स में चलोगे तो भी बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, वाई में चलोगे यानी कि वाई में बढ़ोगे ऊपर की तरफ तो भी बाहर निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। तो इस वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में चलने पर भी इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में चलने पर भी इंक्रीज हो रहा है। तो अब जब हम यहाँ पे एलिमेंट मानेंगे तो हम इस टाइप के एलिमेंट कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम इधर से इधर चले तो एक्स पे, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गया, लेकिन ऊपर जाने पे भी क्या हो रहा है, चेंज, यानी कि इस पूरे एलिमेंट में, इस स्मॉल एलिमेंट में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम डायरेक्ट ऐसा लिख नहीं सकते। तो इस वाले केस में अब हम जो नया एलिमेंट कंसिडर करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, वापस से यही, तो हमें यहां पे जो एलिमेंट कंसिडर करना वो कुछ इस तरीके से होगा, स्मॉल सा, क्योंकि अब देखो ये एक्स में भी वेरी कर रहा है और वाई में भी वेरी कर रहा है। इस तरीके से हमें एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा। ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है, तो जब ये बहुत ही छोटा एलिमेंट है तो आप बोल सकते हैं कि यहां से ये कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स पर है, और इसकी थिकनेस हमने बहुत छोटी ली है, मान लेते हैं उसमें बड़ी दिख रही है आपको काफी छोटी। तो ये जो थिकनेस है इसकी वो हम मान लेते हैं dx है, ठीक है। और ऊपर जाने पर मानते ये हाइट इसकी y है
और ये जो स्मॉल सी इसकी साइज है वो dy है, कितना है dy, ये यानी कि इसका जब मैं एरिया लिखूंगा तो कितना लिखूंगा dx इंटू dy, और इसकी डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इस वाले केस के लिए जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे इस स्मॉल एलिमेंट के लिए, तो यहां पर लिख रहा हूं जो फ्लक्स आएगा हमारे पास डी फाई, वो आएगा ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। डी ए वेक्टर डेट मीन छोटे से एलिमेंट के लिए फ्लक्स, ठीक है, या इसका एरिया। तो ई कितना गिवन है हमें, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस एक्स वाई कैप इंटू डी ए। डीए का मतलब क्या है हमारे पास, डीए का मतलब है इसका एरिया। इसका एरिया कितना होगा, dx इंटू डी वाई। यहां पे जगह नहीं है, सॉरी करता हूं मैं, dx इंटू डी वाई जगह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूं k कैप, ठीक है, dx इंटू डी वाई k कैप। तो आप किस k कैप को मल्टीप्लाई करोगे तो सिर्फ यही टर्म बचेगी हमारे पास, इसको ऐसे लिख देता हूं। तो जो डी फाई होगा हमारे पास वो हो जाएगा एक्स वाई dx इंटू डी वाई, ये स्मॉल एलिमेंट के लिए। अब हमें क्या निकालना है, टोटल क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करना होगा। अगर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आप ध्यान से समझते हो, यहाँ पे दो ऑपरेटर है dx और dy, तो हमें कितने इंटीग्रेशन लेने होंगे, दो, ठीक है। तो किस तरीके से सोल्व करते हैं उसे समझिए। एक्स वाई dx इंटू dy। तो आप क्या करो, एक बार इसे x के साथ लिख लो, x dx लिख लो, और एक y dy के साथ लिख लो। तो जब आप x के साथ लिखोगे तो क्या लिमिट आएगी आपके पास, 0 टू a, और y के साथ लिखोगे तो 0 टू b। क्या ये बात समझ में आती है? जब ये समझ में आता है आपको तो इस तरफ लिख रहा हूं उसको। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा फाई का x की यूनिट इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लिमिट 0 टू a, और उसका क्या होगा वाई स्क्वायर बाई टू 0 टू b। तो लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आंसर क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई टू इंटू b स्क्वायर बाई टू। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो इस एरिया में मैंने आपको हर टाइप की वेरायटी बता दी। आपको सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाए कांस्टेंट वाला तो आप कर सकते हो, एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आप कर सकते हो, दो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए, अगर डाउट हो तो फिर पूछिए। अब इसके आगे बढ़ते हैं लोग, मैं रिमूव कर रहा हूं इसे। ठीक है, तो उसके आगे हम न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आता। मैंने आपको फर्स्ट क्या सिखाया, सिंपल एंगल वाले सिखाया, किसी एंगल पे कोई एरिया हो तो। सेकंड मैंने आपको बताया अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में गिवन हो तो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, मैं आप लोगों को इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में बताने वाला हूं जहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनमें उनमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेरी कर रहा हूं। किस तरीके से वेरी कर रहा हूं उससे पहले मैं आप लोगों को छोटी छोटी चीजें समझा देता हूं। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास एक क्यूब है, क्या है, क्यूब है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमारे पास एक क्यूब है ऐसे, इससे पहले वाला न्यूमेरिकल में क्या लिया था हमने, एरिया लिया था, स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगुलर प्लेट। अब हम क्या ले रहे हैं, क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है, मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाली वाई एक्सिस है, ठीक है। और आपसे बोला गया है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपको गिवन है ई वेक्टर इज इक्वल टू ई नॉट आई क्यूब, और ये क्यूब है और उस क्यूब की साइड
ए है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, ई नोट गिवन है, आई कैप यानी कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको कितनी वैल्यू गिवन है, इस क्यूब की साइड कितनी है, ए है। आपसे बोला गया इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताइए। क्या पूछा गया आपसे, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू क्यूब। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू क्यूब। इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप आसानी से समझ सकते हो, इसमें तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। इस ई नोट आई कैप का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे है, किस तरफ से, ऐसे, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे है तो आप ध्यान समझना कि इसमें तो आंसर वैसे क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो हो जाएगा, ध्यान से समझना, समझाता हूं मैं। फ्लक्स ई नोट या डायरेक्टली लिखता हूं जीरो। क्यों जीरो होगा, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से समझाया था कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी फील्ड लाइंस एंटर कर रहे हैं उतनी फील्ड लाइंस अगर बाहर निकले तो उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, जीरो। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला, कौन सा वाला एरिया लेंगे हम, ये वाला एरिया लेंगे तो इस एरिया की डायरेक्शन कहां आएगी, बाहर की तरफ आएगी, नहीं आएगी। लेकिन जब हम ये वाला एरिया लेंगे, ये वाला, तो इस एरिया की डायरेक्शन कहां आएगी, बाहर की तरफ आएगी। तो यहां पे देखो दो जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक बार यहां पे एंटर करते हुए और एक बार यहां पे बाहर जाते हुए। तो आप लोगों को एक चीज पता होगी कि हम लोग आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव की तरह कंसिडर करते हैं और इनकमिंग फ्लक्स को नेगेटिव की तरह फ्लो करते हैं। अगर आप इसे ना भी समझो तो आप जब मैथमेटिकली लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर वही आने वाला है, प्लस और माइनस। आप कुछ समझ सकते हो, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल कितना हुआ, जीरो, तो वो क्या आएगा, वन। इस वाले केस में देखो, इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, कैसे, ऐसे, और एरिया की डायरेक्शन कैसे, ऐसे, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में 180 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू कितनी आती है, -1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव। और जितना एरिया इसका होगा मैग्नीट्यूड में, उतना एरिया इसका होगा मैग्नीट्यूड में। तो रिजल्टेंट जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आ जाएगा, जीरो। ऊपर और इस वाले सरफेस से हमें कोई मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि इस सरफेस का एरिया ऊपर की तरफ है, इस सरफेस का एरिया की डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो वो तो परपेंडिकुलर हो ही जाएगा। तो आप अगर वैसे ना समझ पाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे, फाई इज इक्वल टू, सॉरी, फाई इन प्लस फाई आउट, क्योंकि यहाँ पे इन भी हो रहा है और आउट भी हो रहा है। इन के लिए क्या लिखोगे आप लोग, ई ए कॉस 180 डिग्री लिखोगे इस वाले केस के लिए। आउट गोइंग के लिए क्या लिखोगे आप, ई ए कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो आप ध्यान से समझोगे तो cos 180 कितना होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का ई है, प्लस cos 0 कितना होता है, 1, तो ये ई है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। आप आसानी से भी बोल सकते हो कि आंसर क्या है, 0। या आप लोग एक चीज ध्यान रखना, इनकमिंग फ्लक्स को हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका रीजन क्या है, ये रीजन है, आप समझ सकते हो। देखो ये कौन सा फ्लक्स है, आउटगोइंग, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आएगी, प्लस। ये कौन सा फ्लक्स है, इनकमिंग, तो इसकी ऑटोमेटिकली वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव। तो इस तरीके से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हो। कुछ टाइम बाद में आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि इसका आंसर 0 क्यों आता है, ठीक है। इसके अलावा एक और न्यूमेरिकल इसमें आता है, वहां पर भी बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं। देखिएगा इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, वापस से हमारे पास एक क्यूब है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ ऐसे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ऐसे जेड एक्सिस होगी, ठीक है। ये क्यूब है, इस क्यूब की साइड मान लेते हैं हम लोग है, मान लेते ए है, कितनी साइड ए है, क्यूब है, क्यूब। और इसका जो ये वाला एंड है यहां से बी डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, बी डिस्टेंस पर। अब आपको बोला गया है यहाँ पे गिवन है
यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन था आपको, ई नॉट आई के। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आप लोगों को, वो गिवन है ई नॉट एक्स आई के। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे ई नॉट एक्स और एड कर दिया, यानी कि इस एक्स डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। यानी कि यहाँ पे कुछ जीरो होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ अलग होगा, यहाँ पे कुछ, तो हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अलग अलग है। अब अगर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस वाले केस में यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड था उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर था। तो जितना फील्ड लाइंस यहाँ पे एंटर कर रही थी उतनी फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकल रही थी, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर सेम है। लेकिन इस वाले केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे फील्ड लाइंस अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। तो जितनी फील्ड लाइंस एंटर करेगी उतनी फील्ड लाइन बाहर निकले, ये जरूरी नहीं है। इवन अगर मैं इस फॉर्मूले से समझूं तो यहाँ से बाहर निकलने वाली फील्ड लाइंस ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, जबकि एरिया यहाँ पर भी उतना ही और यहाँ पर भी उतना ही। यानी कि एरिया में कोई चेंज नहीं आया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाता है। तो अब इस वाले केस में आंसर 0 नहीं होगा। आपका सवाल अब भी वही है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द पास थ्रू क्यूब, या इस क्यूब से कितना होगा। तो उसके लिए वापस से मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फाई इन और फाई आउट। तो ये वाला कौन सा होगा हमारे पास, फाई इन वाला होगा, और ये क्या होगा, फाई फाई में एरिया की डायरेक्शन तो कैसी होगी, इस तरफ होगी, और इस वाले केस में फाई आउट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब आप ध्यान से समझोगे तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाली जगह पर, यहाँ पे एंटर करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, देखो इस जगह पे निकालना है बी पे, यानी कि एक्स पे कितनी डिस्टेंस पर, बी पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, एक्स की जगह पर क्या पुट कर दूंगा मैं, बी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा ए नॉट इंटू बी होगा। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट इंटू बी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देखो एक्स एक्स पे कितनी डिस्टेंस है, ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपके पास ई नॉट ए प्लस बी। देखो अब आप कुछ समझ सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। अगर दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है तो यहाँ से एंटर करने वाली फील्ड लाइंस कुछ अलग होगी और यहाँ पे बाहर निकलने वाली फील्ड लाइंस कुछ अलग होगी। तो अब दोनों का वैल्यू सेम नहीं होगा, इसलिए आंसर 0 नहीं आएगा। तो जब हम वापस से फाई नेट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, फाई इन प्लस फाई आउट। तो जब आप फाई इन के लिए लिखोगे तो फाई इन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है आपके पास, ई नॉट इंटू बी, एरिया कितना ए, इंटू एंगल कितना है cos 180 डिग्री, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नॉट, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ई ए cos थीटा वाला। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए प्लस बी इंटू एरिया इंटू cos 0, cos 180 कितना होता है माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का ई नॉट बी इंटू ए, प्लस ये कितना हो जाएगा ई नॉट ए प्लस बी इंटू ए इंटू 1, यानी कि प्लस है। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे लिखोगे तो ई नॉट बी ए प्लस ई नॉट ए स्मॉल ए प्लस ई नॉट बी इंटू ए। तो आप देखो इस वाली टर्म से वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, आपके पास क्या बचेगा, ई नॉट ए इंटू स्मॉल ए। आप चाहो तो इस एरिया की वैल्यू लिख सकते हो। अगर ये क्यूब है तो इस क्यूब का एरिया कितना होगा इस वाली सरफेस का, या तो चाहे ये वाली सरफेस देखो या आप ये वाली सरफेस देखो, दोनों का एरिया क्या आने वाला है, सेम है, क्योंकि ए माना है दोनों के लिए। तो इसका एरिया कितना हो, ए इंटू ए। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास ई नॉट ए स्क्वायर इंटू ए, दैट मीन्स ई नॉट ए क्यूब। ये आंसर आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप लोग इस वेराइटी वाले सवाल भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है मैं आप लोगों को इस टाइप वाले सवाल सिखाता हूँ। उसका एक सिंपल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, उसे देखिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसे हटाता हूं। तो एक पॉइंट याद रखना आप लोग कि जितनी भी क्लोज सरफेस है उनको अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनसे पास होने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा क्या होता है, 0। तो यहां पे ध्यान से समझिए, व्हेन any
closed surface is placed in a uniform electric field, then net flux, ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं, इनकमिंग प्लस आउटगोइंग। इनकमिंग प्लस आउटगोइंग इज 0। वो क्या होता है? 0 होता है। जैसे कि एग्जांपल समझिए आप लोगों का, जैसे कि मैंने अभी इसके पहले वाला समझा था, उसके लिए भी वो वैलिड है। देखिए कुछ अरेंजमेंट ऐसे है हमारे पास, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ऐसे, ठीक है, ऐसा कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक और बना देता हूं, 2, ठीक, ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं, इसको बैठा देते हैं। ये मान लेते हैं, मैं 3 ही समझाता हूं। सिचुएशन 1 है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। मान लेते हैं हमारे पास इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्लोज सरफेस रखा हुआ है, कौन से, मानते हैं सिलेंड्रिकल है। इसमें मान लेते हैं हमारे पास कोई स्फीयर रखा हुआ है। इसमें मान लेते हैं हमारे पास कोई कॉनिक सेक्शन रखा हुआ है। ये देखिए 3 ज्योमेट्रीज है हमारे पास अलग अलग, मान लेते हैं होल वाला कुछ भी बोलो। तो अब ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, दैट मींस यूनिफॉर्म है। मान लेते हैं ये भी E नॉट है, ये भी E नॉट है और ये भी E नॉट है। तो अगर कोई भी ज्योमेट्री जो क्लोज ज्योमेट्री है, क्लोज सरफेस है, अगर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, तो उनसे पास होने वाला टोटल फ्लक्स इनकमिंग प्लस आउटगोइंग हमेशा क्या होगा? 0। तो इससे पास होने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा हमारे पास? 0। इससे पास होने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। इससे पास होने वाला फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? 0। ये स्टेटमेंट आप लोगों को याद रखना है, इससे आपके काफी हेल्प होगी। इससे पहले वाला जो न्यूमेरिकल किया था वो भी क्या था? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक ज्योमेट्री रखी हुई थी, क्लोज सरफेस, तो उसका टोटल आंसर क्या आना था? 0। उसके फ्लक्स का आंसर भी क्या आया था? 0। ठीक है। अब अगर ये 0 आता, अब मैं आप लोगों को कुछ इस टाइप के फ्लक्स के बारे में सिखा रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज नहीं आता, क्योंकि हमें पता है अभी हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स किए उसमें मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज में लिया। अब मैं इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको सिखा रहा हूं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट यूज में ना हो। या चलो उससे पहले मैं आपको इसमें कुछ और वेराइटीज बता देता हूं, ध्यान से समझिए। इसे भी हटा देता हूं मैं। देखो जैसे कि अगर ये हमसे पूछा गया है कि टोटल फ्लक्स 0 है, कई बार हमसे इस टाइप के सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि इसमें इनकमिंग फ्लक्स और आउटगोइंग फ्लक्स दोनों सेम है और उनका टोटल 0 है, उनका टोटल 0 है। लेकिन कई बार हमसे सवाल में ऐसा पूछा जा सकता है कि आप इसमें मुझे टोटल फ्लक्स मत बताइए, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप मुझे आउटगोइंग फ्लक्स बताइए। क्या बताइए? सिर्फ और सिर्फ आउटगोइंग फ्लक्स। तो सपोज कीजिए इसी ऑब्जेक्ट को लेता हूं, ये तो क्या हमारे पास नेट, लिख देता हूं मैं यहाँ पर कौन सा फ्लक्स है? नेट। ये क्या है हमारे पास? नेट। ये क्या है हमारे पास? नेट। ठीक है, तीनों के लिए बताता हूं। इन केस में नेट तो 0 है। अब आपसे पूछा जाएगा इसी का पार्ट 2, हमसे ऐसा पूछा जा सकता है, फाइंड आउट ओनली आउट गोइंग फ्लक्स। क्या पूछा जा सकता है? आउटगोइंग फ्लक्स। अब हमसे नेट नहीं पूछा है, सिर्फ और सिर्फ क्या पूछा? आउटगोइंग फ्लक्स। और हमें पता है आउटगोइंग तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बाहर निकल रहा होगा, इसमें से भी कुछ बाहर निकल रहा होगा और इसमें से भी कुछ बाहर निकल रहा होगा, और जितना बाहर निकल रहा होगा उतना एंटर कर रहा होगा, इसलिए नेट क्या है? 0। तो हमसे क्या पूछा गया? आउटगोइंग फ्लक्स कितना होगा। तो ध्यान रखना, जब भी इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाए तो उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस करना है। सबसे फर्स्ट क्या करो, प्रोसेस बताता हूं मैं आपको। यह स्टेप 1,
कट द ज्योमेट्री परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कट द ज्योमेट्री परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेप 2, then the product of electric field and cross section area gives the आउटगोइंग फ्लक्स। तो क्या देगा आपको? आउटगोइंग फ्लक्स देगा। देखो कैसे, अब मैं इस ज्योमेट्री को कट कर देता हूं ऐसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो ये इतनी सी ज्योमेट्री बचेगी। तो यहाँ पे फर्स्ट बात करता हूँ इस वाले केस के लिए। तो मेरे पास जो डायग्राम होगा कट करने के बाद वो कुछ ऐसा होगा। नहीं होगा, इसको कट करूंगा तो ये ऐसा बनेगा नहीं बनेगा। तो इस वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगा हुआ है? ऐसे लगा हुआ है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया कौन सा होगा? कट करने पर ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। मान लेते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसकी रेडियस r है। कितनी? r। ऐसे कट करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया क्या आएगा? ये आएगा, ये एरिया आएगा। तो हमने जो फ्लक्स के लिए बोला क्या होगा? इस क्रॉस सेक्शन एरिया और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आएगा आपके पास? फाई आउट। इस वाले केस में बात कर लेते हैं स्फीयर के सेकंड वाले के लिए। जब इस सेकंड वाले में आप लोग परपेंडिकुलर कट करोगे तो ऐसे कट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ना, इसके परपेंडिकुलर कट करोगे ऐसे, ठीक है। जब इसको कट करोगे तो ये शेप कुछ ऐसे बनेगी आपके पास। कुछ इस तरीके से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अब इस वाले केस में जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा वो ये वाला होगा, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, और इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली वापस से आर। तो क्या बोलता, प्रोडक्ट लिखना है हमें किस किस का? एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई नॉट है, और एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। अगर आप ध्यान समझ लो कि पाई आर स्क्वायर एरिया होगा, कितना एरिया? पाई आर स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। इस वाले केस में भी देख लेते हैं। इस वाले केस में अगर मैं इसको परपेंडिकुलर कट करूं तो आपको कुछ ऐसी ज्योमेट्री दिखाई देगी। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्रॉस सेक्शन एरिया तो है, लेकिन इधर अलग है और इधर अलग है। देखो, इसकी रेडियस मुझे पता नहीं है। अगर सपोज कि इस बड़े वाले की रेडियस मुझे पता है, मान लीजिए रेडियस है बी। ध्यान, जब भी छोटे और बड़े की बात की तो हमें कौन सा इंक्लूड करना है? लार्ज वाला। कौन सा वाला? लार्ज वाला। तो हम क्या लेंगे? बड़े वाले की, क्योंकि जब मैं यहाँ पे बीच में से कट करूंगा तो यहाँ की मुझे रेडियस पता नहीं है। अब आप बोलोगे छोटा वाला पार्ट क्यों लिखा है? क्योंकि हमें छोटे वाले से मतलब नहीं, किससे मतलब है? बड़े वाले से। क्योंकि हमें पता है कि इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तभी आ सकता है जब जितना एंटर कर रहा होगा उतना बाहर निकल रहा होगा। तो एंटर कितना कर रहा होगा? इतने से। तो इधर से निकल भी कितना रहा होगा? उतना ही निकल रहा होगा। इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे? लार्ज वाली रेडियस। तो अब इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये हो जाएगा, ये वाला ले लो, बड़ी वाली रेडियस की बात करेंगे। लेना मुझे ये चाहिए था, लेकिन इस वाले केस में हम क्या करेंगे? इसका एरिया और इसका एरिया अलग है, तो क्रॉस सेक्शन करने के बाद यहाँ की रेडियस हमें पता नहीं है, तो फिर उस केस में हम वो वाला एरिया लेंगे जिसकी रेडियस ज्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आ जाएगा आपके पास वो कितना हो जाएगा? ई नॉट इंटू पाई बी स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स करते हैं, इसे हटा देता हूं। देखिए एक और न्यूमेरिकल बताता हूं। इसमें मान लेते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कौन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कौन। ऐसे
और मान लेते हैं ये वाली हाइट आपके पास h है और इसकी रेडियस r है। तो आपसे पूछा गया है कि इस कोन से कितना फ्लक्स पास होगा। तो हमने क्या सीखा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर ज्योमेट्री को कट कर दो। तो जब मैं इसके परपेंडिकुलर कट करूंगा तो ये ज्योमेट्री कुछ ऐसे कट होगी। ऐसे कुछ जब ये ऐसे कट होगी तो आप समझ सकते हो, जब मैं किसी कोन को ऐसे कट करता हूं तो वहां पे जो शेप बनेगी, जैसे रेक्टेंगुलर शेप बनेगी, सॉरी ट्रायंगुलर शेप बनेगी। कैसी शेप बनेगी? ट्रायंगुलर। जैसे कि आपने जो आइसक्रीम वाला कोन आता है, अगर मैं उसको पकड़ के ऐसे कट करूं तो जो सरफेस दिखेगी मुझे, क्रॉस सेक्शन सरफेस दिखेगी, वो कैसी दिखाई देगी मुझे? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर दिखाई देगी, मतलब अगर मैं उसको यहाँ पे ड्रॉ करना चाहूं तो वो कुछ ऐसे होगी। ऐसी सरफेस दिखाई देगी, ऐसे ट्रायंगुलर सरफेस। जब अगर ये ऐसी ट्रायंगुलर सरफेस दिखाई देगी तो हमने इससे पास में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या सीखा है? फ्लक्स इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। हाइट तो कितनी है इसकी? h होगी, सॉरी h इनटू बेस कितना होगा? ये होगा बेस। देखो अब इसकी रेडियस r है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2r। तो इस 2 से 2 कट हो जाएगा तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? E0h इंटू r। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए काफी, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ओके।